नमस्कार, स्वागत है आपका खबरों का पंचनामा में। मैं हूं आपके साथ पूजा। हम लेकर आए हैं देश और दुनिया की 5 बड़ी खबरें जिस पर चर्चा के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद है कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। सबसे पहले नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। दिल्ली के शराब घोटाले पर एक्शन में सीबीआई की रेड पर मनीष सिसोदिया ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा 2-3 दिन में मुझे भी कर लेंगे गिरफ्तार। सीबीआई छापे पर बीजेपी आप में जुबानी जंग तेज। बीजेपी ने कहा दिल्ली में रेवड़ी और बेवड़ी सरकार, साथ ही केजरीवाल पर दागे कई सवाल। गाय तस्करी मामले में गिरफ्तार अनुव्रत मंडल को नहीं मिली बेल, फिर 4 दिनों की सीबीआई हिरासत का कोर्ट ने दिया आदेश। मुंबई में 26/11 जैसा हमला करने की धमकी। ट्रैफिक कंट्रोल रूम को पाकिस्तानी नंबर से मिला मैसेज। पुलिस मामले की जांच में जुटी। पाकिस्तान के फाटा इलाके पर तालिबान का कब्जा। पाकिस्तान के फोर्स ने टीटीपी के सामने किया सरेंडर। फाटा को पाकिस्तान से अलग करने की मांग की। आज की सबसे पहली खबर दिल्ली के शराब घोटाले को लेकर सीबीआई के ताबड़तोड़ एक्शन की। 14 घंटे तक सीबीआई की टीम ने मनीष सिसोदिया के घर पर जांच पड़ताल की, जिसमें मनीष सिसोदिया का फोन, लैपटॉप, बैंक खातों से जुड़े दस्तावेज, ईमेल का डेटा, साथ ही कई डॉक्यूमेंट सीबीआई अपने साथ ले गई। आज सीबीआई दफ्तर में कई आरोपियों से भी पूछताछ की गई। सीबीआई के बड़े एक्शन से बौखलाए मनीष सिसोदिया ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर विवाद में आई शराब नीति को देश की सबसे बेस्ट पॉलिसी बताया। साथ ही कहा कि अगले 2 से 3 दिन में सीबीआई मुझे गिरफ्तार कर सकती है। यह भी कहा कि देश में केजरीवाल के पक्ष में माहौल है और अगला चुनाव 2024 का केजरीवाल बनाम मोदी होगा। सीबीआई इस पूरे मामले में ताबड़तोड़ एक्शन पे है, पर मनीष सिसोदिया कह रहे हैं कि हम कट्टर ईमानदार हैं। देखिए, वो इतना कंट्राडिक्टरी बात कहते हैं, दोनों ही बात खुद कहते हैं। एक तरफ वो कहते हैं कि वो कट्टर ईमानदार है, फिर ये कहते हैं कि हमें पुलिस पकड़ के ले जाएगी, मुझे जेल जाना पड़ सकता है। दरअसल उनके सेलफोन, उनके लैपटॉप और जो तमाम जगहों पे 31 ठिकानों के ऊपर जो ताबड़तोड़ छापेमारी की गई, उसमें बहुत ही गोपनीय दस्तावेज और ऐसे ऐसे दस्तावेज जिससे ये घोटाला किस तरीके से इसको अंजाम दिया गया, उसके कुछ पुख्ते सबूत मिले हैं। और इसलिए आज 5 आरोपियों के साथ पूछताछ सीबीआई ने की। और मैं आपको बता दूं कि जिन 16 व्यक्तियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है, उसमें से 2 जो पैसे के लेन देन, हेरा फेरी का काम किया करता था, वो दोनों फरार बताए जा रहे हैं। वे क्यों भगा दिया गया? ये विजय नायर से क्या रिश्ता है? जो जानकारी मिल रही है कि आम आदमी पार्टी और खास करके केजरीवाल के इमेज को बनाने का काम जिस कंपनी के द्वारा किया जा रहा था, उसका वो सीईओ रह चुका है विजय नायर। मतलब बहुत ही गहन दोस्ती थी आपस में, और आपने उसको ही लाइसेंस, उसको ही इस धंधे में लगा दिया कि पैसे इकट्ठा करो। तो आखिर ये क्या चल रहा था, इसका जवाब देना चाहिए। लेकिन आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल हिंदुस्तान के राजनीति के नटवर लाल हैं। जो सवाल पूछा जाएगा उसका सीधा जवाब वो कभी नहीं देंगे। वो लटकाने भटकाने में मास्टर हैं। उनसे पूछा जाता है कि भाई, इतने सारे पैसे की छूट आपने शराब माफिया को क्यों दी? तो वो कहते हैं कि 24 में मोदी और केजरीवाल के बीच मुकाबला होगा। उनसे पूछा जाता है कि इतने सारे जो नियमों का उल्लंघन किया गया, उसका कोई जवाब है? तो ये कहते हैं कि हमारे फेवर में न्यूयॉर्क टाइम्स में आर्टिकल छपा है। तो ये धूर्त लोग हैं, ये धूर्तता के साथ राजनीति करते हैं। इन पे विश्वास कभी नहीं किया जा सकता। मतलब उनको भी पता है कि उनका जेल जाना तय है, तभी कह रहे हैं कि 2-3 दिन ही बचे हैं। भाई, ये तो पूरे तरीके से जान रहे हैं कि अब बचना बड़ा मुश्किल है, इसलिए पहले से ही
वो चिल्लाना शुरू कर रहे हैं। जी, तो एक तरफ शराब घोटाले को लेकर सीबीआई एक्शन में है तो दूसरी तरफ बीजेपी आप पर हमलावर है। आप बीजेपी के बीच जुबानी जंग तेज है, एक के बाद एक बयान दोनों पार्टियों की तरफ से सामने आ रहे हैं। आप सरकार खुद को कट्टर ईमानदार बता रही है तो बीजेपी पूछ रही है कि कट्टर ईमानदार तो भ्रष्टाचार क्यों। बीजेपी ने केजरीवाल सरकार को रेवड़ी और बेवड़ी की सरकार कहा। 2024 का चुनाव मोदी बनाम केजरीवाल पर भी बीजेपी ने तंज कसा है और कहा है कि कई राज्यों में केजरीवाल का नाम तक तो नहीं जानते हैं लोग। लगातार इस मामले में बयान आ रहे हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस की जा रही है। बीजेपी कह रही है कि दिल्ली की सरकार रेवड़ी और बेवड़ी की सरकार है। देखिए, अरविंद केजरीवाल का डाउनफॉल कहां से शुरू हुआ और ये कहां पहुंच गया। अन्ना हजारे के बगल में बैठ के ये कहता था कि आरोप किसी पे लगे पहले उसको सस्पेंड करो, जांच करो, अगर वो मुक्त हो जाता है आरोपों से तब उसको ज्वाइन करवाओ। जेल में है इस नटवर लाल का एक मंत्री। बेशर्मी की, बेहयाई की इंतहा ये कि एक एंटी करप्शन मूवमेंट से उठा हुआ नेता, उसके कैबिनेट का व्यक्ति जेल के अंदर सड़ रहा है, कोर्ट से फटकार मिल रही है, बेल की अर्जियां रद्द हो जा रही हैं, हवाला ऑपरेटर के साथ उसके रिश्ते निकल रहे हैं। दिल्ली में उसने मंत्री रहते हुए 200 बीघे जमीन खरीद लिया और ये आदमी खुद को कट्टर ईमानदार बताता है, खुद को भगत सिंह के औलाद ये सब बताने लग गए हैं। तो एक भगत सिंह का औलाद ऑलरेडी जेल के अंदर में है, दूसरा भगत सिंह का औलाद वो भी जेल के अंदर जाएगा, तीसरे की भी तैयारी शुरू हो गई है क्योंकि 1-2 दिन के अंदर आम आदमी पार्टी के एक बड़े नेता के खिलाफ एक और केस खुलने वाला है। तो ये तो पुनरावृत्ति हो गई। इससे पहले, अन्ना हजारे से पहले एक और एंटी करप्शन मूवमेंट हिंदुस्तान में लॉन्च हुआ था, उसको कहते हैं जेपी मूवमेंट। जेपी मूवमेंट से कैसे कैसे लोग पैदा हुए, तो लालू जैसे लोग पैदा हुए। जेल के अंदर है, अन्ना हजारे ने अपना लालू पैदा कर दिया है और आज अन्ना हजारे जब अखबारों में अरविंद केजरीवाल के कारनामों को पढ़ते होंगे, उनके मंत्री मंडल की कहानी सुनते होंगे तो उनको बहुत ही शर्म आती होगी। और कॉन्फिडेंट भी कितना कि घोटाले में फंसे हैं पर एक के बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंसेस कर रहे हैं। देखिए, झूठ बोलने में तो ये आदमी इतना माहिर है कि ये इस तरीके से, माने ही इज अ पैथोलॉजिकल लायर, इस तरतीब से ये झूठ बोलता है कि सच बोलने वाला आदमी भी डर जाए, उसको भी अपने ऊपर कॉन्फिडेंस जो है वो खत्म हो जाए। जी, तो आज की तीसरी खबर ममता के खास गौ तस्करी मामले में जेल में बंद अनुव्रत मंडल से जुड़ी। अनुव्रत मंडल को आज फिर आसनसोल विशेष अदालत में पेश किया गया। सीबीआई की विशेष अदालत ने अनुव्रत मंडल की जमानत याचिका को खारिज कर दी और 4 दिनों की सीबीआई हिरासत का आदेश दे दिया। वहीं लगातार इस मामले में सीबीआई एक्शन में है। सीबीआई के वकीलों ने दावा किया है कि गाय तस्कर इनामुल हक के साथ अनुव्रत मंडल का संपर्क था। सीबीआई के वकील ने कोर्ट को यह भी बताया कि अनुव्रत मंडल किसी भी तरह से जांच में सहयोग नहीं कर रहे हैं, साथ ही विभिन्न तरीकों से जांच प्रक्रिया में बाधा डालने की कोशिश की जा रही है। कोर्ट से आज अनुव्रत मंडल को कितना बड़ा झटका। देखिए, उनको लगा कि भाई ये तो आम तरीके से उनको बेल मिल जाएगा, लेकिन बेल मिला नहीं, 4 दिन के लिए एक्सटेंशन। और मुझे लगता है कि इस तरह के हार्डकोर अपराधियों को बेल मिलना भी नहीं चाहिए। वो इसलिए क्योंकि ये जो गौ तस्करी का जो पूरा मसला है, अनुव्रत मंडल न सिर्फ इसमें इन्वॉल्व था बल्कि ये पूरा जो तस्करी का जो पूरा नेटवर्क था उसका वो प्रोटेक्टर था, उसका वो फैसिलिटेटर था। क्योंकि ममता बनर्जी का चहेता था, ममता बनर्जी उसको निक नेम से पुकारती है, केस्टो केस्टो कहती है, और पैसा की कमाई तो हो ही रही थी, साथ साथ वो टीएमसी के लिए वोट बैंक को भी इंश्योर करता था और मुस्लिम तस्करों के पास पैसे बिल्कुल काफ़ी मात्रा में रहे जिसका इस्तेमाल बाकी चीज़ों में भी हो सकता है। तो वो पूरा नेटवर्क इसके ही छत्र छाया में चलता था और अब सीबीआई ने इसके सारे पोल पट्टी को जब पकड़ लिया है तो इसका बचना बड़ा मुश्किल लग रहा है।
अभी तो सिर्फ 4 दिन के लिए है। ऐसे ऐसे अपराधियों को तो कभी बाहर आने ही नहीं देना चाहिए। तो ममता अपने केस्टो को बचा पाएंगे क्या? बिल्कुल नहीं बचा सकती है, क्योंकि ये तो ऑलरेडी ओपन एंड शट केस है। इसमें तो लोग पकड़े भी गए हैं। उसके लिए बहुत सारे अधिकारी, पुलिस, इन लोगों का भी नंबर लग रहा है। साथ ही साथ जो बहुत सारे लोग जो उसमें पकड़े गए हैं, किस तरह से पूरा नेटवर्क, सीबीआई के पास पूरा खाका सारा सबूत है। बस किंगपिन कौन था, किसके प्रोटेक्शन में, किसकी छत्र छाया में ये धंधा पनप रहा था, उसको पकड़ा गया है। और यही अनुव्रत मंडल का काम था। जी, बात अब करते हैं चौथी खबर की। मुंबई में एक बार फिर 26/11 जैसे हमले की धमकी का खुलासा हुआ है। हमले की धमकी मुंबई ट्रैफिक कंट्रोल रूम के व्हाट्सएप नंबर पर मिली है। ये मैसेज पाकिस्तान के नंबर से मिला है। मैसेज करने वाले ने कहा कि उसकी लोकेशन ट्रेस करोगे तो वो भारत के बाहर का दिखाएगा और धमाका मुंबई में होगा। साथ ही इस बात का भी जिक्र किया गया कि इस हमले को 6 लोग अंजाम देंगे। पुलिस इस पूरे मामले की जांच कर रही है। साथ ही दूसरी एजेंसियों को भी इसकी जानकारी दे दी गई है। क्यों बार बार मुंबई को दहलाने की कोशिश की जा रही है? देखिए, हिंदुस्तान में यह खतरा हमेशा बना रहेगा कि पाकिस्तान के द्वारा प्रायोजित कुछ न कुछ यहाँ पे आतंकी गतिविधि हो। जब से नोटबंदी हुई है, जब से मोदी सरकार आई है, इस पे बहुत लगाम लगा है। मेनलैंड इंडिया में कोई बड़ा धमाका, कोई बहुत बड़ा टेररिस्ट अटैक नहीं हुआ है। याद कीजिए, जब मनमोहन सिंह की सरकार थी, हर 1-1.5 साल के अंदर कुछ न कुछ बड़ी घटना की ये लोग अंजाम दे देते थे। इसलिए मुंबई में जो सरकार है, जो महाराष्ट्र की सरकार है, उन्होंने तमाम एजेंसियों को अलर्ट कर ही दिया है। ये इसलिए भी खतरनाक है क्योंकि 2 दिन पहले आपने देखा किस तरह से रायगढ़ के सी बीच के ऊपर वहाँ पे एक बोट पलटी हुई मिली, जिससे AK-47 मिला। लेकिन ये जो नंबर से जो फ़ोन आया, जो व्हाट्सएप मैसेज आया है, उसको जब ट्रेस किया गया तो वो लाहौर में एक जगह है शाहदरा, जैसे दिल्ली में शाहदरा है, लाहौर में भी शाहदरा है। शाहदरा में इम्तियाज़ अहमद नाम का एक शख्स है जो वहाँ के एजुकेशन बोर्ड के दफ्तर में माली का काम करता है। और वो अनभिज्ञ है इस बारे में कि उसके फ़ोन का इस्तेमाल कोई किया, कोई किसी ने मैसेज दिया, वो इस बात को लेकर डिनाई कर रहा है। लेकिन आजकल हैकिंग का ज़माना है, टेक्नोलॉजी इतनी ज़्यादा है कि कोई भी किसी के नंबर से किसी भी दूसरे लोगों को वो बाकायदा मैसेज भेजा जा सकता है। तो मुझे लगता है कि ये हो सकता है कि शरारती किसी तत्व का काम हो, लाहौर से किसी ने इस तरह का मैसेज कर दिया हो। लेकिन इसको बिल्कुल ही सीरियस तरीके से लेना चाहिए और तमाम एजेंसियों को अलर्ट पर रखना चाहिए, क्योंकि ये आतंकी कभी भी कुछ कर सकते हैं। जी, आखिरी खबर पे भी नजर डाल लेते हैं। तो बात आज आखिरी खबर की करते हैं। पाकिस्तान के फाटा इलाके पर तालिबान का कब्जा बढ़ता जा रहा है। आतंकी इस इलाके का इस्तेमाल छिपने, आतंकियों को ट्रेनिंग देने, आतंकी हमलों को अंजाम देने और अफगानिस्तान में भेजने के लिए करते हैं। अमेरिका के लिए बॉर्डर का ये इलाका दुनिया में सबसे खतरनाक जगह बन चुका है। अमेरिका के पूर्व प्रेसिडेंट बराक ओबामा ने जो कहा था वो अब हकीकत में नजर आ रहा है। तालिबान के ज्यादातर आतंकी इसी इलाके में छिपे रहते हैं। अब फाटा को पाकिस्तान से अलग करने की मांग बढ़ती जा रही है। बड़ी बात यह है कि पाकिस्तान के फोर्स ने टीटीपी के सामने सरेंडर करना भी शुरू कर दिया है। ये पाकिस्तान के फोर्सेस क्यों घुटने टेक रहे हैं? देखिए, तालिबान से इनकी इतनी जिसको कह सकते कि डर लगती है कि ये सामने लड़ नहीं पाते। ये अपने आप में पाकिस्तान की आर्मी कितनी मजबूत है उसका एक परिचायक है। ये तालिबान का रूल जब से आया है तब से कई बार इस तरह की खबरें आई है कि तालिबान के लड़ाके आते हैं, बॉर्डर पे आते हैं, और जहाँ पे पाकिस्तान का बॉर्डर डाला हुआ है, बार्ब वायर्स डाले हुए हैं, पोल्स डाले हुए हैं, उसको वो उखाड़ के लेके चले जाते हैं। आते हैं, वो गोली वोली चलाते हैं और ये पाकिस्तानी आर्मी डरपोक की तरह भागते हैं अपनी जान बचा के, और वो पोल और सारे वायर उठा के लेके चले जाते हैं। लेकिन ये सीरियस मैटर है। यहाँ तो इलाके के ऊपर ही कब्जा कर लिया गया। ये अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान से बॉर्डर सटा हुआ, इसको कहते हैं फ्रंटियर इलाका, और यहाँ पे तालिबान का इतना ज़्यादा दबदबा है। और ये बात समझने की है कि जो पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के बीच बॉर्डर है, जिसको डुरंड लाइन कहते हैं, वो दरअसल
तालिबानी उसे मानते ही नहीं है कि ये पाकिस्तान और हिंदुस्तान के बीच का कोई बॉर्डर है। अफगानिस्तानियों को ये लगता है कि बहुत सारा इलाका जो पाकिस्तान अपना बताता है वो उनका इलाका है, और इसलिए ये जो तालिबानी है वो पाकिस्तान के इस कदम का विरोध करते हैं, तो वो इलाके में घुसते हैं, जगह को कैप्चर कर लेते हैं। अब ये जो घटना घटी है ये पाकिस्तान की सेना के लिए बहुत ही शर्मनाक है कि अनट्रेंड लोग या फिर पाकिस्तान के द्वारा ही ट्रेंड किए गए तालिबानी लोग वो उनके इलाके में घुसते हैं और इनको वहाँ से भगा देते हैं, एरिया को कैप्चर कर लेते हैं। ऐसा किसी दूसरे मुल्क में हो सकता है क्या? तो पाकिस्तान जिस आर्मी के ऊपर बुलबुले की तरह वो फुदकता रहता है, उसकी हकीकत, उसकी प्रिपेयर्डनेस, उसकी हिम्मत, वो सब इससे एक्सपोज होता है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया बातचीत के लिए। धन्यवाद। तो खबरों का पंचनामा में आज के लिए बस इतना ही। देश विदेश की बाकी खबरों और उनके सटीक एनालिसिस के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी। हमें लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कैपिटल टीवी को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।